केंद्रीय परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल श्री वी.के. सिंह ने इंदौर प्रवास पर रेसिडेंसी कोठी पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों, दलितों, महिला सशक्तिकरण एवं जनजातियों के उत्थान की बात ही नहीं की, अपितु 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर भी लाई है। बीते 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में कई योजनाओं के माध्यम से विकास और सामाजिक विकास को बढ़ाया है। श्री वी.के. सिंह ने आगे और क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस अवसर पर सांसद श्री शंकर लालवानी, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी दीपक जैन टीनू, मीडिया प्रभारी रितेश तिवारी, सह प्रभारी नितिन द्विवेदी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठे काफ़ी दिनों से जानता हूं मैं इनको, और जो इन्होंने काम किया है इंदौर के लिए, आज इंदौर का पूरा नाम। आज की जो आपसे बातचीत है, 2 चीज़ों के ऊपर करेंगे। एक, प्रदेश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या चीज़ें की जा रही हैं जो कि अच्छी हैं, और देश के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में। क्योंकि जब दिल्ली से आते हैं तो लगता है कि बाकी जगह भी बताना चाहिए कि हम लोग क्या देख रहे हैं और वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, इसलिए उसके बारे में बताया जाए। मध्य प्रदेश चुनाव की तरफ जा रहा है, और जैसा हम देखते हैं जिस प्रकार का मध्य प्रदेश में कार्य हो रहा है, अगर मैं ये कहूं कि विकास के मामले में मध्य प्रदेश बहुत आगे निकल गया, अतिशयोक्ति नहीं है। आप किसी भी चीज़ को उठाकर देख लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है कि गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का, जनजाति का, महिलाओं का, युवाओं का, इन सब की भलाई देखी जाए। ये एक विचारधारा का मूल है जिसको लेकर केंद्र के अंदर सरकार चल रही है, और इसीलिए अपेक्षा होती है कि अलग अलग प्रदेश भी इसको करें। अगर हम गरीब कल्याण की बात करें, आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब, 1.36 है, मैं 1.5 करोड़ बोल रहा हूँ क्योंकि जब बिंदु लगा देते हैं तो जो थोड़ा सा ऊपर होता है उसके बारे में बात करते हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लोग गरीबी से मुक्त हुए, और इसको आप उस डेटा से भी जोड़कर देखिएगा कि 2014 के बाद देश के अंदर 25% लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आए। तो उसके अंदर ये योगदान जो अलग अलग तरह की योजनाओं को चलाकर मध्य प्रदेश में किया गया है, वो अपने आप के अंदर बहुत मायने रखता है। दूसरी चीज़ है कि हर प्रदेश कोशिश करता है कि उनके यहाँ रोजगार को बढ़ावा मिले। एक पद्धति शुरू हुई थी इन्वेस्टमेंट की गुजरात से, आज हर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट होते हैं। कोशिश की जाती है कि निवेश आए, और निवेश के बारे में इसके बाद आपको कुछ और भी बताऊंगा जो कि सेंटर के उसमें से। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें तकरीबन 15.42 लाख करोड़ का निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए, और तकरीबन इससे 29 लाख लोगों को रोजगार मिलने की पूरी संभावना है। इसमें आप मुझे पता सवाल पूछेंगे आप, इसके बाद में, उसके बाद जब मैं बात कर लूँगा तब आपको आपके कुछ जवाब मिल जाएंगे। किसानों के हित में केंद्र की तो योजना है ही, जिसमें 6,000 रुपये उनके डायरेक्ट खाते के अंदर जाते हैं। इसके अंदर प्रदेश की तरफ से भी जुड़ाव किया गया है, और प्रदेश की तरफ से जो जुड़ाव किया गया है उसके अंदर 80 लाख किसानों को तकरीबन 12,000 रुपये सालाना का प्रावधान है, और ये मिल रहे हैं डायरेक्ट उनके खाते के अंदर। फार्म सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें
जब तक स्टेट की या सेंटर की थोड़ी सी उसके अंदर सहायता ना मिले तो फार्म सेक्टर कभी अच्छा चलता नहीं। चाहे आप अमेरिका को ले लीजिए, चाहे यूरोप को ले लीजिए, हर जगह पर फार्म सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है ताकि किसान बचा सके। नहीं तो आज की तारीख में जो लागत लगती है उसके कारण बचाना मुश्किल होता है। और भारत के अंदर ये काम और भी मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्तिगत होल्डिंग जो है बहुत छोटी है, तो उसके अंदर आप मशीनरी और आधुनिक जो चीज़ें लगाना चाहते हैं उसमें लागत ज़्यादा आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नीचे तकरीबन 44 लाख गरीबों को घर मिले हैं और साथ साथ मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि इसके अंदर और जोड़ा जाए, स्टेट भी इसके अंदर जोड़े। मैं एक और प्रदेश की बात करता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश से सांसद हूं, वहां पर भी मुख्यमंत्री आवास योजना चली। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने एक खाका खींच दिया कि इस लाइन में जो फिट होता है वो फिट हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उस लाइन के बिल्कुल ऊपर होते हैं ना, और उनको मदद की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में क्योंकि सेंटर की योजना से उनको फ़ायदा नहीं मिलता, तो कई मुख्यमंत्रियों ने ये योजना रखी है कि स्टेट की तरफ से उनको फ़ायदा मिले ताकि जो वाकई में जिसको ज़रूरत है, जिसके सिर पर छत नहीं है और वो गरीब है, उसको घर मिल सके। जैसे जैसे विकास होता है, बिजली की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम देखें प्रदेश के अंदर तकरीबन 5 गुना पावर उत्पादन के अंदर बढ़ोतरी हुई। और मेरा अनुमान है कि जिस तरीके से हमारी सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी, इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि अगर इंडस्ट्री आनी है, आपकी वाहन जो हैं उनके चार्जिंग के लिए अगर गाड़ी चाहिए, पावर चाहिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक उसके ऊपर मोड पे जा रहे हैं प्रदूषण को बचाने के लिए, इन सब के लिए पावर की ज़रूरत पड़ेगी। और ग्रीन एनर्जी और दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हुए इसके अंदर और इजाफा होगा। 100 करोड़ की लागत से समरसता के प्रतीक रविदास जी के लिए एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के नीचे अन्न मिलता है। मध्य प्रदेश के अंदर 5 करोड़ से अधिक लोगों को इसकी सुविधा मिलती है। 42 लाख महिलाओं को उज्ज्वला के नीचे गैस मिली है। और कई बार इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। गैस का कनेक्शन मिला है जिसके पैसे ज़्यादा लगते थे, सिलेंडर के लिए प्रावधान किया गया है ताकि उनको जो हम लोगों को जो सब्सिडी पहले मिलती थी उसको हटाकर उन लोगों को दिया जाए ताकि उनके लिए थोड़ा सस्ता हो। और इसमें मैं एक ये बात भी जोड़ना चाहता हूँ कि पेट्रोल और गैस के दामों को कंट्रोल करने के अंदर केंद्र ने काफ़ी कदम उठाए हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद अगर आप यूरोप में अगर आप चले जाएं, यूरोप में आप रह नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल गैस के दाम कम से कम 15% ज़्यादा बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़े। और ये हमारे यहाँ इसके ऊपर फिर भी कंट्रोल करके रखा गया है, जबकि उत्पाद जो हम खरीदते हैं, इंपोर्ट जो करते हैं, उसके दाम बढ़ गए। जनजाति समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक अग्रणी भूमिका अपनाई है। उनके लिए उनके इलाके में उनको वो सब सुविधाएं मिले जो कि बाकी थोड़े विकसित इलाकों में मिलती हैं, चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे उनके मकानों के लिए सुविधा हो, चाहे वहाँ पर अच्छे स्कूल की सुविधा हो। ये एकलव्य स्कूल कई जगह बनने शुरू हो गए हैं, इसके लिए टीचर्स भी अलग अलग किए जा रहे हैं। तो जनजाति समुदाय का पूरा एक विकास का और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयत्न है, वो मध्य प्रदेश के अंदर भी लागू। मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में
लाडली बहन योजना के नीचे काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, आपको पता है उसके आंकड़े, फिर भी मैं उसको याद दिला देता हूं। तकरीबन 1,000 रुपये प्रति माह 1.5 करोड़ महिलाओं को मिलते हैं। और इससे बाकी अगर योजनाओं को अगर हम मिला लें, जो महिला कल्याण के लिए, जो स्वयं सहायता ग्रुप हैं, जो महिलाओं के लिए अलग अलग तरह की ऋण की सुविधा है, वो अगर हम मिलाते हैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा काम चल रहा है देश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम अन्न का उत्पादन लें, बहुत एक बड़ी मात्रा के अंदर इसके अंदर इजाफा हुआ है। और एक ऐसा प्रदेश जो कि जिसके गेहूं की सब जगह चाहत है, क्योंकि जिस तरीके से उगाया जाता है, जिस तरह से उसमें पानी लगता है, कम केमिकल लगते हैं, तो उसकी बड़ी डिमांड है। मध्य प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जब किसी स्टेट में बनता है, वो स्टेट जिन चीज़ों को चाहता है उसको लेकर सेंटर से बात करता है। और क्योंकि मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग भी देखता हूँ, जितना काम पिछले 9 वर्षों के अंदर मध्य प्रदेश में हुआ है, शायद ही किसी और प्रदेश में हुआ। यहाँ से इंदौर की अगर हम कनेक्टिविटी लें, आपको नागपुर के मार्ग से जोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ जो दिल्ली मुंबई महामार्ग बन रहा है, उधर उज्जैन के आगे ले जाकर हम जोड़ रहे हैं, देवास से उज्जैन तक कर रहे हैं रास्ते को। खंडवा के लिए बहुत अच्छी सड़क बन रही है, खंडवा का भी महत्व बढ़ेगा, पतालपानी का भी बढ़ेगा, ओंकारेश्वर जाने में भी कम टाइम लगेगा। और टाइम थोड़ा सा उसमें एक टनल के अंदर लग रहा है, जैसे कंप्लीट हो जाएगी आपका ये रास्ता थ्रू हो जाएगा। एक टाइम था जबकि इंदौर से भोपाल जाने में 3.5-4 घंटे लगते थे, स्कूटर पे 4 घंटे लगते थे। अब आपको पता कितना टाइम लगता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर बहुत उन्नति भी हुई है, प्रगति भी हुई है। और हमारे ऊपर मध्य प्रदेश से डिमांड भी बहुत आती है कि जी फला जगह पे सड़क बननी है, फला जगह पे बना दीजिए। और यही हाल ग्रामीण सड़कों का भी, उनके ऊपर भी काफ़ी कार्य चल रहा है। अब अगर हम थोड़ा देश की तरफ जाएं, हाल ही के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारा G20 का शिखर सम्मेलन। और मैं इसके बारे में आपको ये कहना चाहूँगा कि पूरा का पूरा हमारी अध्यक्षता का वर्ष जिस तरीके से चला है, ना पहले कभी चला था, ना आगे शायद चलेगा, ना भूतो ना भविष्य। और आप लोगों को याद होगा जिन्होंने विश्व हिंदी सम्मेलन कवर किया था भोपाल में, सुषमा जी ने भी यही शब्द इस्तेमाल किए थे, ना भूतो ना भविष्य। आज वही हाल है हमारी अध्यक्षता के वर्ष का। 200 से अधिक मीटिंग तकरीबन 60 अलग अलग शहरों में, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरा भारत उसके अंदर कवर हो गया। बाहर के जो विदेशी डेलीगेट आए, उनको भारत की विविधता देखने का मौका मिला, भारत की सुंदरता देखने का मौका मिला। और बहुत मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पर्यटन हर जगह बढ़ेगा आने वाले वर्षों में, क्योंकि जो कुछ उन्होंने देखा है शायद कभी उनको देखने का मौका नहीं मिलता। किसने सोचा था कि एक मीटिंग किसी छोटी सी जगह पर असम के अंदर हो सकती है, और जो सुंदर है, सिलचर के अंदर। कई लोग ऐसे होंगे सिलचर का नाम भी नहीं पता होगा। सिलचर में टी गार्डन्स के मध्य में कन्वेंशन उनका हुआ। वो सब जब गए तो ये कहकर गए कि हम परिवार के साथ दोबारा आने वाले हैं। और ये सभी जगह का हाल, इंदौर का हाल देख लीजिए। अब 2 मीटिंग हुई और भी कई चीज़ें हुई। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, और सबसे बड़ी उपलब्धि रही है जो इसका डिक्लेरेशन हुआ, वो भारत की कूटनीति की मजबूती और कूटनीति की सक्षमता का एक उदाहरण बन गया। विश्व बंटा हुआ है, उस बंटे हुए विश्व के अंदर सामंजस्य कायम करना और ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनना,
एक बहुत बड़ी उपलब्धि। 3 बड़ी चीज़ें इसके अंदर हैं। पहले तो हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ बने। हमने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंसी दिलाई है G20 के अंदर। अफ्रीकन यूनियन का मतलब है कि वो 55 देश अफ्रीका के जो प्राकृतिक संपदा के धनी हैं, आज भारत उनकी आवाज़ बन गया। दूसरा, भारत, खाड़ी और यूरोप, ये एक ट्रेड और कॉमर्स का एक रूट स्थापित करना, भारत को फ़ायदा होगा, खाड़ी को फ़ायदा होगा, यूरोप को फ़ायदा होगा। और कई और शक्तियां जो प्रयास कर रही थी कि भारत अलग हो जाए, आज भारत उनके बीच में, ठीक बीच में आ गया। और तीसरी चीज़ जो इसके अंदर हमको मिली, जो कि बहुत आगे प्रभावशाली रहेगी, कि हमने जिस तरीके से ये कंडक्ट किया है वो अपने आप के अंदर सबको याद रहेगा कि हम कहाँ से कहाँ पर पहुँच गए। आज सब देश आपका साथ दे रहे हैं। और जब मोदी जी कहते हैं कि आने वाले 1 वर्ष में या 1.5 वर्ष में हम 5वीं आर्थिक शक्ति से तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे, ये बहुत अब साफ दिखाई देने लगा है कि हम उस पर पहुंचेंगे। हमारे केंद्र के ये जो समय बीता है, इसमें कई उपलब्धियां रही हैं जो इससे पहले नहीं थी। हम निवेश की बात कर रहे थे। जितना 1947 से लेके आज तक FDI जिसको बोलते हैं विदेशी मुद्रा का निवेश, उसका 66% पिछले 9 वर्षों के अंदर हुआ। और पिछले 9 वर्षों में हर साल एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है विदेशी निवेश का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। और सबसे बड़ी बात यह है, ये एक देश से या 2 देश से या 3 देशों से नहीं आया। आपके देश की, हमारे देश की विश्वसनीयता इतनी है कि 162 देश भारत के अंदर निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि उनका निवेश आगे उनको फायदा देगा। और 61 अलग अलग सेक्टरों के अंदर ये निवेश जा रहा है। अलग अलग सेक्टर, 1-2 सेक्टर नहीं, 61, और 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जा रहा है। पूरे भारत में फैला हुआ है, एक जगह पर नहीं है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि। जो लोग शेयर मार्केट में शायद उन्होंने इस पिछले उछाल का फ़ायदा उठाया हो, ये हमारी विश्वसनीयता है। इसी तरीके से अगर हम अपने स्टार्टअप्स को देखते हैं, स्टार्टअप्स का प्रोग्राम 2015 में शुरू हुआ था। 428 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थे। आज आपका देश विश्व में यूनिकॉर्न्स के अंदर, यानी करोड़ से ज़्यादा की बिजनेस करने वाले स्टार्टअप्स के अंदर तीसरे नंबर पर है। स्टार्टअप्स की संख्या में दूसरे नंबर पर है, और हर रोज़ स्टार्टअप्स खुलने की संख्या में पहले नंबर पर। स्टार्टअप्स का मतलब क्या है? स्टार्टअप्स का मतलब ये है कि आप अपने युवाओं की प्रतिभा को पहचानते हैं, उनको मौका देते हैं और वो आगे बढ़ते हैं अलग अलग चीज़ों के अंदर। ये नहीं है कि एक ही चीज़ के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले, अभी 1 हफ्ता पहले, एक युवा से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने सस्टेनेबल गुड्स बनाने की एक कंपनी खोली। आज वो कंपनी 4000 करोड़ की है, और उनका उद्देश्य है कि इसकी सारी सोर्सिंग भारत से हो, चीन को छिन्न भिन्न कर दिया जाए। ये अपने भारतीय हैं, कॉमन मध्यम वर्गीय परिवार के, छत्तीसगढ़ में नॉर्मल स्कूल में पढ़े हुए, छिपी हुई प्रतिभा थी, IIT किया, उसके बाद मैनेजमेंट किया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, और अब उन्होंने एक कंपनी खोल दी जो कि 4000 करोड़ की हो। ये प्रतिभा पहले भी थी, लेकिन शायद उसको पहचान नहीं पाए थे। जिस प्रकार से कश्मीर के ऊपर
अलग अलग तरह के स्टेप्स लिए गए हैं। आज वहाँ पर जिस संख्या में लोग बाग जा रहे हैं पर्यटन के लिए, उतना पहले कभी नहीं था। आम कश्मीरी नागरिक से अगर पूछा जाएगा तो वो आपको बताएगा कि बहुत खुश है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके अंदर देश बहुत आगे निकल गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर हम दुनिया में नंबर 1 हैं। जनधन अकाउंट जब खुले, किसी को विश्वास नहीं था कि ज़ीरो अकाउंट के साथ आप अकाउंट खोलेंगे और उसके बाद डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से उनके खाते में पैसा जाएगा। आज सबको विश्वास है। कोरोना के अंदर छोटे जो कामकाजी थे, रेहड़ी पटरी वाले, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। पहली चीज़ उनको 1000 रुपये देने का प्रावधान किया गया और उसके बाद स्वनिधि योजना लाई गई। 10,000 तक का वो लोन ले सकते हैं बिना सिक्योरिटी के। डिजिटल पेमेंट से अगर वो पेमेंट करते हैं, जल्दी उनका पेमेंट होता है। उनको 20,000 रुपये की लोन की उनकी सक्षमता हो जाती है। तो ऐसे करके कोशिश की गई है कि सब लोग ऊपर उठें और साथ साथ स्वयं सहायता ग्रुप के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया। स्वयं सहायता ग्रुप महिलाओं के भी हैं, स्वयं सहायता ग्रुप किसानों के भी हैं। और मेरा मानना है ये सब और सहकारिता के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, इनको मिलाकर आने वाले दिनों में एक बड़ी भारी क्रांति आएगी, जिसके अंदर उत्पादन भी होगा, आर्थिक का विलक्षणता भी दिखाई देगी और देश और सशक्त हो। अब आप सवाल कर सकते हैं। मुझे मेरे गले को भी कुछ आराम मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।